नमस्ते दोस्तों। आज हम जम्मू एंड कश्मीर के ज़मीनी कानून और उसकी रेवेन्यू हिस्ट्री के एक बहुत ही रिच सफ़र पर चलने वाले हैं। मेरा मतलब है सदियों पुराने फ्यूडल सिस्टम से लेकर आज के मॉडर्न डिजिटल लैंड गवर्नेंस तक का ये ट्रांजिशन वाकई फैसिनेटिंग है। ये चर्चा सिर्फ ज़मीन के बारे में नहीं है, ये एक्चुअली सामाजिक और आर्थिक बदलाव की एक बहुत गहरी कहानी है। तो इस एक्सप्लेनर का एजेंडा आपके सामने है। देखिए, इन नए डिजिटल रिकॉर्ड्स को सही से समझने के लिए पहले उस कॉम्प्लेक्स एग्रेरियन हिस्ट्री को डिकोड करना बिल्कुल जरूरी है। हम डोगरा रूल से शुरुआत करेंगे, फिर 1950 और 1976 के रेडिकल रिफॉर्म्स पर आएंगे, कुछ ट्रेडिशनल रेवेन्यू टर्म्स को समझेंगे और फाइनली देखेंगे कि नए कानून इस सिस्टम को डिजिटल एज में कैसे ला रहे हैं। फ्यूडल रूट्स एंड डोगरा रूल, यानी इस पूरे एग्रेरियन क्राइसिस की शुरुआत आखिर हुई कहां से? सबसे पहले बात करते हैं जागीरदारी और जमींदारी के उस दौर की जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है। डोगरा रूल के दौरान जम्मू और कश्मीर का पूरा एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर बेसिकली जागीरदारी सिस्टम पर टिका था। खुशहाल खेत थे, पर उनमें पसीना बहाने वाले किसान ऐसी गरीबी और कर्ज के बोझ तले दबे थे जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 1846 की ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद से ही बिचौलियों और जमींदारों का एक ऐसा ऑपरेसिव राज कायम हुआ जिसने किसानों का भारी एक्सप्लॉयटेशन किया। फिर 1889 का लॉरेंस सेटलमेंट आता है, उसके बाद 1944 का रेडिकल नया कश्मीर मैनिफेस्टो, और इसी बेस पर 1950 और 1976 के मैसिव एग्रेरियन रिफॉर्म्स आए। फाइनली 2019 में आकर यूटी रीऑर्गेनाइजेशन होता है। ये 6 मैसिव शिफ्ट्स हमारे इस पूरे एक्सप्लेनर के फाउंडेशन पॉइंट्स हैं। अब पुरानी और नई सोच के इस गैप को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ थी वो पुरानी जागीरदारी व्यवस्था जहां किसानों पर भारी टैक्स का बोझ था और एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स का दबदबा था। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स यानी वो लोग जो खेत से कोसों दूर रहते थे, बस अपना लगान वसूलते थे। और इसके ठीक ऑपोजिट था एक बिल्कुल नया रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट विजन, जिसका एक ही मकसद था, मिडिलमैन्स को जड़ से खत्म करना और जमीन का असली हक उन्हें देना जो हकीकत में खेत में हल चलाते हैं। उस जमाने में स्टेट और किसान के बीच मिडिलमैन की एक पूरी हायरार्की थी। जैसे जागीरदार्स, इन्हें पूरे के पूरे गांव दे दिए जाते थे और ये किसान की फसल का 75% तक हिस्सा रख लेते थे। फिर आते हैं मुआफिदार्स, जिनकी जमीन पर स्टेट का कोई टैक्स नहीं था, और चौकदार्स, जो एसेंशियली लैंड रेवेन्यू एजेंट्स थे। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस पैरासिटिक हायरार्की ने उन किसानों को जो एक्चुअल में खेती करते थे एक ऐसी हालत में ढकेल दिया था जो शायद भिखारियों से भी बदतर थी। और यहीं से शुरुआत होती है उस नया कश्मीर विजन की जिसने इस बदलाव की असली नींव रखी। 1944 का ये मैनिफेस्टो कोई आम पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि आने वाले कानूनी भूचाल का एकदम क्लियर ब्लूप्रिंट था। इसके प्रॉमिसेस सच में ग्राउंड ब्रेकिंग थे, जैसे लैंडलॉर्डिज्म को कंप्लीटली अबॉलिश करना, किसानों से जबरदस्ती करवाई जाने वाली बिगार यानी फोर्स्ड लेबर को पूरी तरह खत्म करना, रूरल डेट को माफ करना और स्टेट की तरफ से एजुकेशन और हेल्थ गारंटी करना। दरअसल इसे किसानों के एक चार्टर की तरह देखा गया जिसने आम जनता के स्टेटस को ऊपर उठाने का सपना दिखाया। इसी विजन का रिजल्ट था बड़ी रियासतों का अंत। आइए इस मॉन्यूमेंटल 1950 लेजिस्लेशन की बात करते हैं। इस हिस्टोरिकल नैरेटिव का क्लाइमैक्स आता है 1950 में, जब शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने बिग लैंडेड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट पास किया। इस कानून ने ओनरशिप पर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सीलिंग लगा दी, जो थी 22.75 एकर्स की, जिसे 182 कनाल्स भी कहा जाता है। इस एक सिंगल डेटा पॉइंट ने मैसिव एस्टेट्स के एग्जिस्टेंस पर अचानक से फुल स्टॉप लगा दिया। इस लिमिट के बाद कोई भी शख्स इससे ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड होल्ड ही नहीं कर सकता था। और यहीं पर सबसे रेवोल्यूशनरी पॉलिसी यानी लैंड टू टिलर्स का कॉन्सेप्ट एक कानूनी हकीकत बन गया। पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये एक बेहद यूनिक कदम था। जम्मू और कश्मीर ने बिना कोई सिंगल पैसा कॉम्पेंसेशन दिए जमींदारों की सरप्लस जमीन एक्सप्रोप्रिएट कर ली। सोर्स डेटा के मुताबिक ये इसलिए किया गया क्योंकि ये मानना था कि उस पुराने एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम से ना तो स्टेट का कोई फायदा हो रहा था और ना ही वहां के किसानों का। इस रीडिस्ट्रीब्यूशन का स्केल सच में माइंड बॉगलिंग था। करीब 9,000 से ज्यादा लैंडलॉर्ड से 4.5 लाख एकड़ सरप्लस लैंड ले ली गई। और सबसे कमाल की बात देखिए, इसमें से 2.31 लाख एकड़ जमीन डायरेक्टली उन पेजेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई जो उस पर एक्चुअल में खेती करते थे, जबकि बाकी जमीन स्टेट के पास चली गई। सोचिए, लाखों किसानों को इसका सीधा और तुरंत फायदा मिला।
लेकिन जैसा हर बड़े बदलाव के साथ होता है, इसके भी अपने ट्रायम्स थे और कुछ हिडन लूप होल्स भी थे। दरअसल रियल वर्ल्ड पॉलिसीज कभी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, पर टेनेंट किसानों के इकोनॉमिक शिफ्ट को देखें तो नतीजे साफ थे। रिफॉर्म्स से पहले टेनेंट किसानों को अपनी ही उगाई फसल का सिर्फ 25% हिस्सा मिलता था, पर पॉलिसी चेंज के बाद ये शेयर सीधे 75% हो गया। ये उन लोगों के लिए एक इमीडिएट और बहुत बड़ी आर्थिक जीत थी। लॉन्ग टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट में भी इसका असर बहुत साफ दिखा। लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से J&K में पॉवर्टी रेट ड्रास्टिकली गिरकर सिर्फ 10% रह गया, जबकि उस वक्त इंडिया का नेशनल एवरेज लगभग 22% था। 2011 तक आते आते वहां का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.53 तक पहुंच गया, जो कि नेशनल एवरेज से काफी बेहतर था। और सबसे खास बात, रूरल इंडेटेडनेस यानी गांव में कर्ज का बोझ नेशनली सबसे लोअर लेवल पर आ गया। पर रुकिए, तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। इस नए सिस्टम में कुछ सीरियस लूप होल्स थे। 1950 के इस एक्ट में ऑर्चर्ड्स यानी बागानों को इस सीलिंग लिमिट से छूट दी गई थी। बस फिर क्या था, रूरल ओलिगार्की ने इसका फायदा उठाया और अपने खेतों को रातों रात ऑर्चर्ड्स में बदल दिया। साथ ही पटवारियों का करप्शन और जमीन बचाने के लिए अपने ही रिश्तेदारों के नाम पर किए गए फिक्टिशियस लैंड ट्रांसफर्स ने अमीरों को अपनी वेल्थ बचाने का पूरा रास्ता दे दिया। सेक्शन 3 एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1976, ये था लैंड टू द टिलर कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से रिफाइन करने का वक्त। दरअसल 1950 के कानून में बागों की छूट जैसे कुछ लूप होल्स रह गए थे। इन्हें एड्रेस करने के लिए 1976 में एक नया स्ट्रिक्ट कानून आया। दोनों लिमिट्स के बीच का स्टार्क कॉन्ट्रास्ट आप देख सकते हैं। 1950 में जहां सीलिंग 182 कनाल्स थी, वहीं 1976 के कानून ने इस लिमिट को ड्रास्टिकली घटाकर सिर्फ 12.5 स्टैंडर्ड एकर्स कर दिया। इस स्ट्रिक्टर सीलिंग का मकसद बिल्कुल क्लियर था, यह इंश्योर करना कि जमीन दोबारा से कुछ ही हाथों में कॉन्सेंट्रेट ना हो पाए। 1976 के इस कानून की पूरी फिलॉसफी बस इस एक छोटे से सेंटेंस में समझी जा सकती है, ओनरशिप फॉलोज पर्सनल कल्टीवेशन, यानी जो खेती करेगा जमीन उसी की। कानून ने तय किया कि खरीफ 1971 के हार्वेस्ट रिकॉर्ड्स में जिस व्यक्ति का नाम जमीन पर एक्चुअली खेती करते हुए दर्ज था, वही उसका असल मालिक बनेगा। ये खरीफ 1971 का रिकॉर्ड उस खेती करने वाले के हक को सील करने के लिए एक नॉन नेगोशिएबल बेंचमार्क बन गया। अब समझते हैं जरूरी जानकारी। सेक्शन 4 डीकोडिंग लैंड रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी। चलिए जमीन की इस ट्रेडिशनल वोकैबुलरी को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला और क्रूशियल शब्द है जमाबंदी। बेसिकली ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का एक अमेंडेड एडिशन होता है, जिसे नॉर्मली हर 4 साल में अपडेट किया जाता है। जमीन के मालिकाना हक यानी ओनरशिप को तय करने के लिए ना जमाबंदी ही एब्सोल्यूट फाइनल अथॉरिटी होती है। इसमें लैंड होल्डर्स का नाम, टेनेंसी की डिटेल्स और रेवेन्यू सब कुछ बहुत क्लियरली लिस्टेड होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म है गिरदावरी। ये एसेंशियली एक हार्वेस्ट इंस्पेक्शन है जो साल में 2 बार खरीफ और राबी की फसल के टाइम पर होता है। पटवारी खेतों में जाकर रिकॉर्ड करता है कि फसल की कंडीशन क्या है और सबसे जरूरी बात, उस जमीन पर प्रैक्टिकली खेती कौन कर रहा है। 1976 के कानून में पर्सनल कल्टीवेशन को प्रूव करने के लिए यही गिरदावरी सबसे बड़ा सबूत थी। एक और बहुत ही आम शब्द है खसरा। आई एम श्योर आप सबने इसका नाम जरूर सुना होगा। अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो किसी गांव के नक्शे में किसी स्पेसिफिक जमीन के टुकड़े या प्लॉट को जो एक यूनिक सर्वे नंबर दिया जाता है, वही खसरा कहलाता है। किसी भी पीस ऑफ लैंड का ये प्राइमरी आइडेंटिफायर होता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि लोकल लेवल पर नापतोल कैसे काम करता है। इन ट्रेडिशनल यूनिट्स को समझना बिल्कुल एसेंशियल है। देखिए, 1 मरला लगभग 272.25 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। वहीं 1 कनाल का मतलब है 20 मरलाज यानी करीब 5445 स्क्वायर फीट। और जब 8 कनाल जुड़ते हैं तब जाकर 1 एकड़ बनता है। चाहे जमीन बेचनी हो या खरीदनी हो, लोकल ऑफिसर से लेकर आम आदमी तक हर किसी के लिए ये कैलकुलेशंस टिप्स पर होनी चाहिए। आगे क्या बदला? अगस्त 2019 के बाद J&K की जमीन का लंबा इतिहास अचानक से इस नए मोड़ पर कैसे आ गया? ये सवाल हमारी इस चर्चा के आखिरी और सबसे आधुनिक दौर में एंटर करने का परफेक्ट पिवट है। वेलकम टू द फाइनल सेक्शन, सेक्शन 5 न्यू लॉज एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। जमीन के प्रशासन को कंप्लीटली मॉडर्नाइज करना। अगस्त 2019 में जब J&K को यूनियन टेरिटरी में रीऑर्गेनाइज किया गया तो लीगल फ्रेमवर्क में एक बहुत प्रोफाउंड शिफ्ट देखा गया।
अगर हम दोनों टाइम पीरियड्स को कंपेयर करें तो 2019 से पहले पुराने J&K डेवलपमेंट एक्ट के तहत जमीन सिर्फ परमानेंट रेजिडेंसी खरीद सकते थे, लेकिन पोस्ट 2019 ऑर्डर्स के बाद ये परमानेंट रेजिडेंट का फ्रेज हटा दिया गया, जिससे ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट का रास्ता खुल गया। साथ ही हिस्टोरिकली लैंडमार्क 1950 BLAA को पूरी तरह रिपील कर दिया गया। हालांकि ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि खेतिहार जमीन को अभी भी एक्सप्लिसिटली एग्रीकल्चरिस्ट के लिए प्रोटेक्ट करके रखा गया है। लेकिन ये नया दौर सिर्फ कानून बदलने तक सीमित नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक बड़ा कदम भी है। 2021 में एडमिनिस्ट्रेशन ने आपकी जमीन आपकी निगरानी यानी AGANN इनिशिएटिव लॉन्च किया। इस डिजिटल पोर्टल का सीधा सा मकसद ईज ऑफ एक्सेस देना और लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में आधुनिकता और क्लियर अकाउंटेबिलिटी लाना है। आइजान पोर्टल के डिजिटाइजेशन का अगर आप स्केल देखें तो इट्स ट्रूली मैसिव। सोचिए 7.70 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू पेजेस स्कैन किए गए, 55,000 से ज्यादा मैप्स डिजिटाइज हुए और 28 लाख से ज्यादा लैंड पासबुक्स डायरेक्टली सिटीजन्स को डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी हैं। इस पूरी ड्राइव का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि उन कॉम्प्लेक्स उर्दू टर्म्स को एवरीडे सिटीजन्स के लिए उनकी अपनी लोकल भाषाओं में डीमिस्टिफाई कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति अपना लैंड रिकॉर्ड आसानी से घर बैठे डिजिटली चेक कर सकता है। अगर आप ऐसी ही और भी बहुत सी अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं तो हमें YouTube पर जस्ट लिसन जम्मू एंड कश्मीर चैनल पर जरूर खोजें। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे काम को अपना सहयोग दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को औरों के साथ शेयर करें और इससे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका यही साथ हमें और भी कहानियां आप तक लाने में मदद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।